मालेगांव शहर सिर्फ महाराष्ट्र और हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में अपनी एक मुनफरिद शनाख्त रखता है। मुस्लिम अक्सरियती शहर होने की वजह से मुल्क की फ़िरका परस्त पार्टियाँ, फ़िरका परस्त जमातें मालेगांव को बदनाम करने की पूरी कोशिश करती हैं। 2006 और 2008 का बम ब्लास्ट इसी पस मंज़र में किया गया था कि ब्लास्ट से पहले फ़िरका परस्त हिंदू ये पूछा करते थे कि मालेगांव का क्या हाल है, मालेगांव का क्या हाल है। उनको पहले से पता था कि मालेगांव में इस तरह की कोई बड़ी घटना होने वाली है। मालेगांव मस्जिदों का, मदरसों का, मीनारों का शहर है। अभी आप देखोगे कि मुल्क में जब NRC और CA को लेकर के जो एहतजाज शुरू हुआ था, मालेगांव ने उसमें अपना एक मकाम बनाया और मुल्क की सबसे बड़ी ख़वातीन की एहतजाजी रैली मालेगांव के अंदर निकाली गई। और मालेगांव के अंदर जो है इस रैली के निकलने के बाद पूरे मुल्क में ख़वातीन को जो है इस बात का एहसास हुआ कि हमें इस एहतजाज के अंदर पूरी शिद्दत के साथ हिस्सा लेना चाहिए। और हमें यकीन है कि ख़वातीन की ये एहतजाजी रैली के पीछे जो कुर्बानियाँ थी वो कारामद होगी। इंतखाबात होते हैं और ये जमहूरियत का एक बड़ा हिस्सा है, और इंतखाब जब होता है तो उसमें किसी की शिकस्त होती है, किसी की जीत होती है। उन लोगों को जो मुकाबले में इंतखाब में हिस्सा लेते हैं, अगर उन्हें जीत की आस और उम्मीद होती है तो हार बर्दाश्त करने का सदमा झेलने की ताकत भी रहनी चाहिए। और अगर हार बर्दाश्त ना हो तो फिर इंतखाबात में या मुकाबले के अंदर आदमी को हिस्सा नहीं लेना चाहिए। मालेगांव की जो सूरत हाल है, मालेगांव में भी इंतखाब हुआ, पूरे महाराष्ट्र में इंतखाब हुआ, और मालेगांव की आवाम को वोट देने के लिए जो तरगीब मालेगांव की तमाम मजहबी और मिली तंजीमों ने तहरीक दी थी, मालेगांव की आवाम ने NRC के पेश नज़र जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं थे, जो लोग वोट देने में दिलचस्पी नहीं रखते थे, उन लोगों को इस बात की तमाम मजहबी मिली तंजीमों ने तहरीक दी कि तुम्हें वोट देना चाहिए। तो जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं थे उन्होंने नाम बढ़वाए, और जो लोग वोट नहीं देते थे उन लोगों ने वोट देने का एहतमाम किया। यही वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में वोटर घरों से निकले और वो अपनी हिंदुस्तानी शहरियत बचाने के लिए और मुल्क को, शहर को एक अच्छा नुमाइंदा देने के लिए उन्होंने भरपूर मेहनत की। यही वजह है कि 1,17,000 18,000 वोटें मुझे मिली और तकरीबन 84,000 वोटें शेख आसिफ साहब को मिली, और भी जो उम्मीदवार थे सबको वोटें मिली। मेरा कहना ये है कि आज ये सूरत हाल गुज़र जाने के बाद जो नई पैदा की जा रही है कि मालेगांव के अंदर मौजूदा इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद जो 32,000 वोटों का इजाफ़ा हुआ है, उसके ताल्लुक़ से हारे हुए हमारे शहर के नुमाइंदे का ये कहना कि ये बोगस वोटें हैं, पूरे मालेगांव की शहरियों पर, शहरियत के लिए और वोटर लिस्ट पर एक सवालिया निशान है। और पूरे मुल्क के फ़िरका परस्तों को ये पैगाम देना है कि मालेगांव ही नहीं, जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनके पास जो सरकारी कागजात हैं वो बोगस हो सकते हैं। और फ़िरका परस्तों को और ब्यूरोक्रेट्स जो सरकार में काम करने के लिए ऑफिसरान हैं, उन्हें इस बात पर उकसाया जा रहा है कि मुसलमानों के सरकारी कागजात को लेकर के मुसलमानों को हरासा और परेशान किया जाए। और इस तरह की सूरत हाल मालेगांव के साथ साथ पूरे मुल्क में पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि मालेगांव में माजी में भी लोगों ने असम्बली इलेक्शन में हिस्सा लिया था, लेकिन हारने के बाद उन लोगों की तरफ से इस तरह की कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं थी। लेकिन शेख आसिफ साहब जब से हारे हैं उस वक्त से लेकर के आज तक पूरे शहर के उन तमाम वोटरों के साथ जिन्होंने वोट दी थी, या वो लोग जो इस मुल्क के, इस शहर के शहरी हैं, उन्होंने वोट में हिस्सा नहीं लिया था, उन तमाम लोगों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। चाहे वो मज़दूर हो, चाहे कारखानेदार हो, चाहे साइजिंग का मालिक हो,
یا زندگی کے اور شعبوں میں جو لوگ ہیں ان لوگوں کو جس طرح اکسا کر کے آپس میں لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ مالیگاؤں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ ہمارے لیے تو یہ بات خوش آئند ہے کہ یہ جو حرکت کر رہے ہیں ان کو جتنی ووٹ ملی وہ ووٹ بھی خراب ہو جائے گی۔ جو لوگ ان کو مان کر کے ان کو ووٹ دیے تھے، ظاہر بات ہے یہ پریشانی اور یہ لٹکتی ہوئی تلوار ان کے اوپر بھی ہوگی، تو ان کو جو ووٹ ملی ہے وہ بھی خراب ہو جائے گی۔ ہمارے لیے تو یہ خوش آئند بات ہے، لیکن ہم اپنا مفاد نہ دیکھتے ہوئے شہر کا، مسلمانوں کا اور اقلیتوں کا خاص طور پر مفاد پیش نظر رکھتے ہیں کہ یہ جو بوگس ووٹوں کے بڑھانے کا الزام مالیگاؤں کے لوگوں پر لگایا جا رہا ہے، یہ مالیگاؤں کی شہریوں کے لیے اور ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف دہ صورتحال ہے۔ اور یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ مالیگاؤں کے اندر بوگس ووٹوں کا بڑھانا اور مالیگاؤں میں بوگس ووٹنگ کرنا کس سیاسی پارٹی کا اور ان کے ذمہ داروں کا کام ہے، مالیگاؤں کے لوگ پوری اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ لیکن آج اس طرح کے حالات پیدا کر کے پورے شہر کے مسلمانوں پر ان کی شہریت بولو، ووٹر لسٹ میں ان کا نام بولو، اس طرح الزام لگا کر کے ووٹر لسٹ کو، ان کی شہریت کو مشکوک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور شہر میں آسام اور آسام جیسی دیگر ریاستوں میں NRC کو لے کر کے جس طرح مسلمانوں کی شہریت ختم کی گئی اور انہیں غیر ہندوستانی قرار دے کر کے انہیں جو ہے جس طرح کیمپ میں رہنے پر مجبور کیا گیا، اس کے پیش نظر تمام ملی تنظیموں نے، مذہبی تنظیموں نے، جمعیت علماء کی دونوں تنظیمیں، رضا اکیڈمی کہو، سنی اشرف اکیڈمی کہو، جمعیت اہل حدیث کہو، جماعت اسلامی کہو، تمام ہی مسلم تنظیموں نے اس بات کی کوشش کی تھی کہ ملک، شہر کا ہر فرد ووٹ دے، اور لوگوں نے اس بات کو محسوس کیا اور ووٹنگ کے اندر حصہ لیا۔ جو نتیجہ آنا تھا وہ نتیجہ آیا، لیکن یہ انتقامی جذبے کے پیش نظر فرقہ پرستوں کو اور مالیگاؤں شہر کو بری نظر سے دیکھنے والے لوگوں کی جو درپردہ مدد کی جا رہی ہے، یہ مالیگاؤں کے لیے اور مالیگاؤں جیسے شہر جہاں مسلم آباد ہے اکثریت میں، ان کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہے۔ ایسے حالات کے اندر مالیگاؤں کی عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج ان کی شہریت پر آنے والے دنوں میں NRC اور CA کے تحت جو قانونی کارروائی ہونے والی ہے، اس میں ان کی دستاویزات کو بوگس ثابت کرنے کے لیے ماجی آمدار شیخ آصف صاحب جو حرکت کر رہے ہیں، یہ مالیگاؤں کے لوگوں کے ہت میں نہیں ہے، مالیگاؤں میں بسنے والے لوگوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ ہم نے جو محنت کی تھی تمام مذہبی ملی تنظیموں نے مل کر کے اس کے اوپر پانی ڈالنے کی ایک کوشش ہے، ناکام کوشش ہے۔ میں اس موقع پر آپ کے ذریعے سے مالیگاؤں کی عوام تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ابھی مرکزی سرکار نے NRC کے تعلق سے جو بھی ضابطہ تیار کرنا ہے اس کے لیے 3 مہینے کا مزید موقع مانگا ہے۔ اس درمیان ہم اپنی شہریت محفوظ رکھنے کے لیے جو جد و جہد اور کوشش کرنا ہے، ہم اس کے لیے آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے ووٹر لسٹ میں اپنا نام نہیں ہونے پر ووٹر لسٹ میں اپنا نام نہیں بڑھوایا ہے، آپ بڑھوا لیجئے، اور اپنی شہریت کے ثبوت کے لیے جو دستاویزات ہیں وہ آپ مہیا کر لیجئے۔ یہ ہمارے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور آج ہارے ہوئے نمائندے شیخ آصف صاحب پورے شہر کو تکلیف میں ڈالنے کا جو کام کر رہے ہیں، اس کے پیش نظر شہر کو، شہریان کو بیدار رہنا چاہیے۔ یہ اپیل آپ کے ذریعے سے ہم لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ شیخ آصف صاحب نے کہا ہے کہ حافظ عبداللہ صاحب کا نام ووٹر لسٹ یادی نمبر 101، 117 اور 118 میں کتنی ووٹ دیا؟ میری ایک ہی ووٹ آج تک دیتے ہیں، اور ایک ہی ووٹ میرے کو معلوم بھی ہے، اور اس کے یہ میرے پاس نکال کے بھی رکھا ہوں۔ ہم اپنے تو ساتھ میں ووٹ دینے گئے تھے، ایک تم دی ایک میں دی۔ ہاں، وہ تو آپ کے ساتھ میں گئے تھے نا میرے۔ کیا ہے ہم لوگوں کو بھی نہیں معلوم،
कि हमारी 2-3 लिस्ट में किसी का नाम है। कोई बढ़ाया होगा तो हम लोग उसमें कुछ नहीं कह सकते। एक दूसरी साबिक आमदार आसिफ शेख साहब ने जो 32,000 मालेगांव शहर में बोगस वोट है ये इल्ज़ाम लगाया और ये बोला कि मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब 32,000 बोगस वोट बढ़ाने की वजह से चुन कर आए। इस तरह के इल्ज़ाम लगाने का जवाब देना हम इसलिए ज़रूरी समझते हैं कि ये बात का फ़िरका परस्त बड़ी शिद्दत से फ़ायदा उठाएंगे, इसलिए हमने इस बात का जवाब देना सही समझा। और मालेगांव में आज़ादी के बाद 1952 में पहला इलेक्शन हुआ जब साबिर सत्तार साहब चुनकर आए, उसके बाद हारून अंसारी साहब चुन के आए, साथ ही निहाल अहमद साहब चुन के आए, आयशा हकीम चुन के आई, शब्बीर सेठ साहब एमएलसी बने, शेख रशीद साहब चुन के आए, मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब चुन के आए, आसिफ शेख साहब चुन के आए। इसमें एक बात जो मुश्तरका थी वो ये थी कि जो चुन के आया आज़ादी के बाद 1952 से लेकर आज तक वो हारा भी है। ये हमारे इन तमाम लीडरों में ये एक मुश्तरका बात थी, मगर इस मर्तबा जो किया जा रहा है ऐसा इससे पहले सिर्फ एक मर्तबा किया गया, वो भी इतनी शिद्दत नहीं थी। उनके वालिद के टाइम जब शेख रशीद साहब हारे 2009 में मुफ्ती साहब के टाइम, तो पर्सनली उन्होंने उनके लोगों ने कहीं पर भीम पे रेजर चला दी, इस तरह की कुछ वक्त तक वो ऐसी हरकत हुई। उसके अलावा ना मुफ्ती साहब के हारने पे कभी ऐसा हुआ। साथ ही निहाल अहमद साहब महाराष्ट्र में आज भी 6 मरतबा चुन के आने वाले वाहिद मुस्लिम लीडर हैं, वो भी कई मरतबा हारे। आयशा हकीम साहिबा जो निहाल साहब को शिकस्त दी थी, एक वक्त ये था कि उनकी ज़मानत जब्त हुई और वो 3 नंबर पर चली गई, मगर मालेगांव शहर से किसी ने बदला लेना नहीं समझा। और हारना और जीतना ये जमहूरियत में सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि अवाम ही सबसे बड़ी है, अवाम ही एक नंबर पे है, लीडर एक नंबर नहीं है। अवाम जब चाहेंगी जिता देंगी, अवाम जब चाहेंगी हराएंगी, और यही जमहूरियत का सबसे खूबसूरत पहलू है जिसे सब लीडरों ने मालेगांव शहर में कबूल किया सिवाय आसिफ शेख के। वो मालेगांव शहर से बदला लेने की जो उनकी भावना है या इच्छा है वो ख़त्म ही नहीं हो रही है। यहाँ तक कि लॉकडाउन जैसे पीरियड में बुनकरों को और मज़दूरों को लड़ाने की कोशिश करना, बुनकरों के खिलाफ अरीजा देना, ये सब बदला लेने की वो। उसके बाद जब मुफ्ती साहब चुन के आए तो ये एलानिया बोलना कि मैं उनको काम नहीं करने दूंगा, ये मुफ्ती साहब का कोई नुकसान नहीं है इसमें, ये शहर का नुकसान करना चाहते। दूसरी बात कि दस्तूर हिंद में दफ़ा 13 और 14 इजहार राय की आज़ादी, वोटर यादी में नाम आना और वोट देना, ये भी एक इजहार राय है। आज मुल्क किन हालात पे ये सारा शहर जानता है, सारे शहर का मुसलमान जानता है। मालेगांव हमेशा से एक तहरीक रहा है, मालेगांव शहर से तहरीक मिली है। आज अगर हम कोरोना वायरस की बीमारी की बात बोले तो मालेगांव, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम हिंदुस्तान को गाइड कर रहे हैं, ये मालेगांव की खूबसूरत बात है। लेकिन इसमें फ़िरका परस्तों की मदद करना, और वो भी आसिफ शेख साहब खुद उनकी मदद कर रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है। अगर सिर्फ इल्ज़ाम लगाने तक की बात होती तो हम एक बार सोचे होते कि चलो इल्ज़ाम लगाए जाने, तो ये पर्सनली मुफ्ती साहब का और उनका एक मैटर है, मुफ्ती साहब पे इल्ज़ाम लगा दिए, मगर उन्होंने पूरे शहर को शक के घेरे में लेकर आ गया। आज वोटर लिस्ट की यादी में नाम होना ये पहला हिंदुस्तानी होने का सबूत है। मालेगांव शहर में इतनी बड़ी तादाद में जो वोट बढ़ी, उसकी सबसे अहम वजह ये थी कि आसाम और इस एतराफ़ में जब एनआरसी का सर्वे शुरू हुआ तो वहाँ पर वोटर लिस्ट की बात आई। उसमें मजहबी तंजीम जमातुल उलमा महमूद मदनी साहब ने हिंदुस्तान भर में ऐलान किया, और जमातुल उलमा अपने अपने स्टेज से दूसरी भी मजहबी तंजीमें, सियासी पार्टियाँ अपने तौर पर वोट बढ़ाने की बात शुरू की। उसमें वोट बड़ी तादाद में बढ़ी, ये बात सच है, मगर वो ओरिजिनल वोट बढ़ी। और जब कोई भी इलेक्शन होता है तो यादी डिक्लेयर की जाती है, उस पर ऑब्जेक्शन का वक्त होता है। अगर उनको लगता था कि किसी की 2 वोट है, 3 वोट है, तो उस पर वो अरीजा, एक प्रोसीजर है, वो अरीजा देना चाहिए था। मगर फ़िरका परस्तों की नज़र में ख़ास तौर से मराठी और हिंदी अखबार, एक हिंदी अखबार है उनका, जो सिर्फ उनके बोलने पे ही यहाँ का रिपोर्टर वो रिपोर्टिंग करता, उसमें देने की बात ऐसी है कि वो हिंदुस्तान भर में मालेगांव शहर को
बदनाम करने की नीयत है। और कल जब एनआरसी का सर्वे होगा, क्योंकि एक बात सबको पता है कि आरएसएस के एजेंडे में जो खुफिया बातें थी कि मुसलमान को वोट देने का हक से ही महरूम कर देना, अब वो तो 5-6 साल में पूरा मुल्क देख रहा है कि सब चीज़ ओपन हो गई और उसमें उनकी मदद इस बात से बड़ी तादाद में होंगी। और जब मालेगांव की बात आएगी कि 32,000 यहाँ भुगत डॉक्यूमेंट बनाए, वहाँ का माजी आमदार बोलता, तो ये बात दूसरे शहरों में भी दूसरे मुसलमानों को भी इसकी तकलीफ़ होंगी। इसलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना ज़रूरी समझा। और आसिफ शेख अगर मालेगांव की छवि ख़राब करने की नीयत रखते हैं तो हम भी जमहूरी अंदाज में उनको वैसे ही जवाब देंगे जब एनआरसी और सीएए की तहरीक शुरू होंगी कि मालेगांव शहर कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, तुम्हारी हार है, तुम उससे कबूल करो मत करो, मगर मालेगांव शहर को मशकूक मत करो। रेडीमेड कपड्यांचे भव्य दालन, स्वराज फॅशन, सिजनेबल खरेदीसाठी उत्तम प्रकारच्या व्हरायटी, स्वराज फॅशन, रॉयल हब कोर्टासमोर।